एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 पूरा कॉन्सेंट्रेट। स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, स्टील वायर है उसकी लेंथ 4.7 मीटर है। इस लेंथ को L1 बोल देते हैं, यानी स्टील यानी L1 नंबर। क्रॉस सेक्शन उसका एरिया दिया हुआ है A1 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर, दूसरी बार कॉपर है, ऑफ लेंथ 3.5 मीटर, तो कॉपर वायर की लेंथ को L2 बोलते हैं। तो याद रख लेना, पहले हमने नाम स्टील को दिया है, तो स्टील यानी 1, कॉपर यानी 2। उसका एरिया भी दिया हुआ है A2, वो कितना दिया है 4 × 10⁻⁵। तो दोनों को फोर्स हम सेम दे रहे हैं, और बाय द सेम अमाउंट एज कॉपर वायर, मतलब ये जो स्ट्रेच हो रही है ना, मतलब चेंज इन लेंथ भी दोनों की सेम है। मतलब यहाँ पे फोर्स भी हम सेम दे रहे हैं, लेंथ भी, चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा L1 और डेल्टा L2 इक्वल है। डेल्टा L1 इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा L2, दोनों सेम है, फोर्स भी सेम दे रहे हैं। तो फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू द कॉपर, मतलब हमें y1 डिवाइड बाय y2 फाइंड करना है। तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला फॉर यंग मॉड्यूलस हमने पढ़ी हुई है, फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस की फॉर्मूला हमने पढ़ी थी y इक्वल्स टू FL अपॉन A डेल्टा L। तो इसमें हम दो रेशियो ले लेंगे, y1 डिवाइड बाय y2, तो सामने मिलेगा FL1 A1 डेल्टा L1 डिवाइड बाय FL2 A2 डेल्टा L2। इसमें फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, सेम दिया हुआ है, डेल्टा L भी सेम है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, वो दोनों भी इक्वल है। तो बचेगा क्या, तो y1 डिवाइड बाय y2 इक्वल्स टू L1 इंटू A2, ये जो A2 है ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे मिलेगा L2 इंटू A1। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो होगी y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू, L1 की जगह हम लोग पुट करेंगे 4.7, A2 की जगह हम पुट करेंगे 4 × 10⁻⁵, डिवाइड बाय L2 की जगह हम लोग पुट करेंगे 3.5, और A1 में हम पुट करेंगे 3 × 10⁻⁵। तो ये -5 तो कैंसिल हो जाएगा पावर। तो अगर हम इसका रेशियो फाइंड करें तो मिलेगा y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू, अब रेशियो निकालते हैं, 4.7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.5 डिवाइड बाय 3, तो ये मिलेगा 1.79, मतलब दोनों का यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो मिलेगा 1.79। ठीक है, फिर डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लो। पूरा ध्यान, एक्सरसाइज का नंबर 2, फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे स्ट्रेस है 50, 100, 150, 200, 250, 300, लेकिन मल्टीप्लाई में यहाँ लिखा हुआ है 10⁶, मतलब जो भी नंबर तुम चूज करो वो 10⁶ होगा। और इस साइड है स्ट्रेन 0.001, 0.002, स्ट्रेन और स्ट्रेस दो चीजें दी हुई है। Given material, what are the Young's modulus and approximately yield strength of this material? Young's modulus फाइंड करना, yield मतलब किस ताकत के बाद मटेरियल ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ध्यान से हमने ग्राफ पहले देखा हुआ है, ऐसा ग्राफ फिर से रिपीट करते हैं। पहले ध्यान से देखो तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, साथ में स्ट्रेन भी बढ़ रहा है लीनियरली, लेकिन उसके बाद वापस टर्न हो रहा है, यानी यहाँ पे आएगी यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब यहाँ के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे। तो जहां से हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, इट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ तो पता चल जाएगा, यहाँ से है। दूसरा हमको फाइंड करना है यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस के लिए हमें प्रॉपर पॉइंट चाहिए, तो ध्यान से देखो तो प्रॉपर पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ये दिख रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या है, सब क्रॉस हो रहा है ना,
तो हमको मिल रहा है यहाँ पे स्ट्रेस भी मिल रहा है, स्ट्रेन भी मिल रहा है। तो पहले यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। तो यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करना बहुत सिंपल। तो यंग्स मॉड्यूलस की हमने जो फॉर्मूला पढ़ी हुई है वो है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी y इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कैसे आया मैं तुम्हें रिपीट करके बता देता हूँ। y की फॉर्मूला हमने पढ़ी थी FL अपॉन ए डेल्टा एल। इसमें F अपॉन ए स्ट्रेस होता है, F अपॉन ए क्या होता है, स्ट्रेस। फिर इसमें ये जो ऊपर वाला L है ये डेल्टा एल, जो तुम्हें पता होगा स्ट्रेन क्या था, डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ पे L अपॉन डेल्टा एल मतलब 1 अपॉन स्ट्रेन आएगा, तो वो नीचे आ जाएगा। y क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस दिया है 150 इंटू 10⁶, और इसी पॉइंट पे स्ट्रेन दिया है 0.002। तो अगर मैं लिखूं 150 अपॉन 2 तो 75 होता है, लेकिन ये पॉइंट के पीछे 1 2 3 है, 10⁻³ है, ऊपर जाएगा +3, यानी हो जाएगा 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा y यंग्स मॉड्यूलस। वैसे यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिया, तुम और भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, समझो कोई और पॉइंट लेते हो तो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही। ये समझो भी ये पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट पे क्या है, स्ट्रेस तो पता है, स्ट्रेन पता नहीं होगा कितना है, इसलिए हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, क्योंकि इस पॉइंट पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों परफेक्ट हमको दिख रहे हैं कितने हैं। बाकी पॉइंट तुम कोई भी ले सकते हो, आंसर हर बार सेम आएगा क्योंकि ग्राफ लीनियर है। दूसरी बात हमको फाइंड करना है यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल जाएगी, ये पॉइंट हमको दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं बी वाले पॉइंट में, फ्रॉम फिगर it is clear that yield strength कितनी होगी, तो हम लिखेंगे इसको, इट इज 300 × 10⁶, या इसको लिखेंगे 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इतने के बाद मटेरियल में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। पूरा कॉन्सेंट्रेट। एक्सरसाइज का 3rd नंबर, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल A and B are shown in figure. The graph are drawn to the same scale. तो ये तुम्हें 4 पॉइंट बतानी है। ऐसे ग्राफ हमने पहले देख चुके हैं। उसमें पहले हुक्स लॉ फॉलो होता है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि दोनों में प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आती है। प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद परमानेंट सेट आता है, परमानेंट सेट के बाद ब्रेक पॉइंट आता है या फ्रैक्चर पॉइंट आता है। और मैंने ये भी बताया था परमानेंट सेट के बाद जब फ्रैक्चर पॉइंट आता है, उनके बीच में अगर डिस्टेंस बड़ा हो तो उसे हम नाम देते हैं डक्टाइल मटेरियल, अगर डिस्टेंस छोटा हो तो उसे बोलते हैं हम ब्रिटल मटेरियल। अब हम क्वेश्चंस ध्यान से देखो। पहला है विच ऑफ द मटेरियल इज ग्रेटर यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस किसका ग्रेट है, तो जिसका स्लोप बड़ा होता है उसका यंग्स मॉड्यूलस ग्रेटर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेयर slope of stress versus strain is greater for material A. Hence Young's modulus is higher for A. ठीक है, ए का यंग्स मॉड्यूलस हाई होगा। उसके बाद आता है बी वाला क्वेश्चन। क्या बोला है इन्होंने 2nd नंबर बी में, विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल। तो मैंने बताया डक्टाइल मटेरियल जब ग्राफ लंबा हो, लंबा मतलब ऐसे फैला हुआ, और ब्रिटल मतलब जब छोटा हो। तो सिंपल बात है, बोला विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, तो हम क्या बोलेंगे, मटेरियल ए इज मोर डक्टाइल।
फिर सी में पूछा विच इज मोर ब्रिटल, तो सिंपल बात है बी वाला, तो हम क्या लिखेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन में, मटेरियल बी इज मोर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब किटकैट चॉकलेट की तरह से टूट जाता है जल्दी, और डक्टाइल मतलब बहुत जोर लगाने के बाद भी टूटता नहीं है। डी बोला विच ऑफ द टू स्ट्रॉन्गर मटेरियल, सिंपल बात है जो डक्टाइल होगा वही स्ट्रॉन्गर होगा, यानी ए जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब लास्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखेंगे डी में, मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। क्लियर एवरीवन? तो स्लोप के हिसाब से इसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, ये डक्टाइल है, ये ब्रिटल है, और स्ट्रॉन्ग ए वाला मटेरियल है। ठीक है, एक्सरसाइज का नंबर 4, रीड ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली and state with reasons if it is true or false। पहले पूछा है the modulus of elasticity of rubber is greater than the steel। पूछा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यंग्स मॉड्यूलस की बात कर रहा है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन स्टील, क्या सही स्टेटमेंट है? तो हम बोलेंगे रॉन्ग, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। हम क्या बोलेंगे? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो यंग्स मॉड्यूलस है वाई, यंग्स मॉड्यूलस वो एक्चुअल क्या होता है, वो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो हम क्या बोलेंगे? इन स्टील देयर इज वेरी लो स्ट्रेन compared to rubber, hence modulus of steel is greater than rubber। मतलब यहां पे बोला था रबर का ज्यादा होता है, वही ये स्टेटमेंट गलत है। किसका ज्यादा होता है? स्टील का, क्योंकि स्टील में स्ट्रेन कम होता है, स्टील को आप खींचोगे ना तो जल्दी इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन रबर को खींचोगे तो जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसलिए यंग्स मॉड्यूलस के रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? स्टील स्ट्रांग है। उसके बाद बात करते हैं बी की। बी में क्या पूछा है? द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शेयर मॉड्यूलस। स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल, कॉइल का मतलब होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग इज वन टाइप ऑफ कॉइल जो ऐसे राउंड राउंड होती है। द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय शेयर मॉड्यूलस। तो तुम्हें पता है हमने मॉड्यूलस 3 पढ़े हैं, यंग्स, बल्क और शेयर। यंग का मतलब था लॉन्गिट्यूडनल, बल्क मॉड्यूलस का मतलब था वॉल्यूम, शेयर का था शेप। तो सिंपल बात है जब स्प्रिंग को खींचते तो क्या होता है? उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? आंसर में क्या नाम देंगे? यस, व्हेन वी stretched coil only its shape is changed, hence it feels हो सकता है feel shearing, strain and stress। समझ में बेटा बात? उसका कोई लेंथ या वॉल्यूम चेंज होता नहीं है, इसलिए ये कौन सी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। कंसंट्रेट। एक्सरसाइज नंबर 5, टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, दो वायर्स हैं जिनका डायमीटर है 0.25 सेंटीमीटर। लिख देते हैं डी 0.25 सेंटीमीटर। अगर हम इसका रेडियस फाइंड करें तो वो हाफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 2 यानी 0.125 सेंटीमीटर है। मीटर में करने के लिए 10⁻⁻² लगा देंगे। वन मेड ऑफ स्टील, पहले स्टील की है फर्स्ट वाली, एंड अदर मेड ऑफ ब्रास, ये ब्रास की है। लोडेड एज शोल्डर फिगर, दोनों की लेंथ दी हुई। स्टील की L1 ले लेते हैं 1.5 मीटर, और ब्रास की ले लेते हैं L2 यानी कि 1 मीटर।
The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and brass 1 meter. Young's modulus of steel, Y1 ले लेते हैं स्टील का 2 into 10 to 11 पास्कल, and that of brass Y2 ले लेते हैं 0.91 into 10 to 11 पास्कल. Compute the elongation of steel and brass, दोनों का elongation फाइंड करना है, तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 फाइंड करना है. सबसे पहले डायग्राम को ध्यान से तुम देखो, दोनों पे मास लगे हुए हैं, एक है 4 kg, एक है 6 kg. बट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी जब हम ब्रास की बात करेंगे तो ब्रास को सिर्फ ये 6 kg वाला मास ही खींचेगा M2. लेकिन जब स्टील की बात करेंगे तो M1 तो खींचेगा इसको, लेकिन जो M2G है उसका फोर्स भी तो इस पे आएगा. मतलब स्टील पे दोनों फोर्स आएंगे, M1 भी आएगा M2 भी आएगा. मतलब अगर मैं F1 लिखूं सिर्फ स्टील का फोर्स तो दोनों मास आएंगे, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो ये मास भी इसको नीचे खींचेगा, ये मास भी इसको नीचे खींचेगा, तो स्टील में दोनों आएंगे. बट जो ब्रास यानी F2 की बात करते हैं उसमें सिर्फ M2 आएगा. मतलब इसमें चेंज क्या होगा, फोर्स. स्टील में दो फोर्स इन्वॉल्व होंगे, ब्रास में सिर्फ एक ही फोर्स इन्वॉल्व होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए स्टील पे दोनों फोर्स और ब्रास पे एक फोर्स. तो पहले हम बात करते हैं स्टील के लिए. फॉर स्टील तो फॉर्मूला यंग्स मॉड्यूलस की हमने की हुई है, y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. हमें डेल्टा एल फाइंड करना है, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं. F1 की जगह डाल देंगे M1 प्लस M2 इंटू जी इंटू L1 डिवाइड बाई ए की जगह लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और y1 वैल्यू पुट कर देते हैं. डेल्टा L1 इक्वल्स टू M1 की जगह डाल देंगे हम लोग, ये M1 ले लो और ये M2, तो M1 डाल देंगे 4 kg, वो M2 ले लेंगे 6 kg, जी ले लेंगे हम लोग 10 इंटू L1 लेंथ दी हुई 1.5 मीटर डिवाइड बाय पाई ले लेते हैं 3.14, रेडियस 0.125 10⁻² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y1 दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11. इसको हम ऊपर सॉल्व करें तो ऊपर 4 + 6 तो आ जाएगा 10, तो ये 10 इंटू 10 तो 100 कर देंगे, पावर में डाल देंगे. 1.5 ऊपर है तो 1.5 डिवाइड बाय 3.14, उसके बाद ये 0.125 दो बार डिवाइड 0.125, फिर से डिवाइड बाय 0.125, उसके बाद 2 से डिवाइड बाय 2, तो ये मिलेगा तुम्हें डेल्टा L1 इज इक्वल टू 15.28. फिर पावर देख लेते हैं. ऊपर हमने 4 + 6 10 और 10 का 100 यानी 10⁻² अलग से रखा हुआ है. नीचे देखो -2 का स्क्वायर -4, 11 -4 = 7, ऊपर जाएगा -7, 10⁻⁻7 ऊपर, 10⁻² ऑलरेडी था, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5. इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा L1 इज इक्वल टू 1.528 10⁻⁻4 मीटर. ये मिल गया हमको डेल्टा L1 यानी कि चेंज इन स्टील. अब हम फाइंड करेंगे सेम चीज लेकिन ब्रास के लिए. अब ब्रास में सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, फोर्स. तो फोर्स और लेंथ भी चेंज होगा फॉर ब्रास. ठीक है, फॉर्मूला फिर से ये लगाएंगे, y2 इक्वल्स टू F2 L2 अपॉन A डेल्टा L2. डेल्टा L2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, F2 की जगह लिखेंगे M2G ओनली, तो इसमें M2 ही आएगा. L2 एज इट इज, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा y2. वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू में यहाँ राइट साइड पुट करता हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है इतनी. तो डेल्टा L2 इज इक्वल टू M2 की जगह 6 है, G ले लेंगे 10, L2 1 मीटर है डिवाइड बाय 3.14 और R वही
10⁻² का स्क्वायर इंटू y2 कितना है 0.91 10⁻11, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं डेल्टा L2 तो वैल्यू मिलेगी हमको 6 इंटू 10 60, 6 इंटू 10 हो जाएगा 60, ऊपर तो 60 हो जाएगा और नीचे अगर मैं वैल्यू सॉल्व करूं तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.125, फिर से मल्टीप्लाई बाय 0.125 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.91। मैंने सिर्फ नीचे वाला पोर्शन लिखा है अभी, तो नीचे वाला पोर्शन आता है 0.044 और 10 पावर जो है वो 11-4 यानी 10⁻7 आएगा, ऊपर वो -7 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 60 डिवाइड बाय 0.044, तो ये मिलेगा तुम्हें 1363.6 10⁻7, या इसको लिखेंगे 1.3 10⁻4 मीटर। तो ये बन जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास। क्लियर एवरीवन? खाली ध्यान रखना है तुम्हें, स्टील में दोनों मास इन्वॉल्व होंगे, ब्रास में सिर्फ M2 इन्वॉल्व होगा ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना।